भाग की हो चुकी थी ना कहानी। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते हैं भाग 1 में। हमने आर्टिकल 4 पढ़ाया था तुम लोगों को। आर्टिकल 4 में हमने बताया था कि आर्टिकल 2 और 3 में जब परिवर्तन करते हैं तो उससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में स्वतः परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आर्टिकल 2 और 3 में बदलाव किया जाएगा तो परिवर्तन दृष्टिगोचर कहाँ होगा, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। लेकिन अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि इस प्रकार जो भी परिवर्तन होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी संसद साधारण बहुमत से कोई चीज़ संशोधित करती है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं? नहीं आई किसी को? सभी को आ गया समझ में? तो अच्छे से ध्यान रखो, आर्टिकल 368 में जो क्लॉजेस दिए गए हैं उन्हीं के तहत संशोधन अगर किया जाए तो ही संविधान संशोधन माना जाता है। लेकिन अगर संसद साधारण बहुमत से किसी चीज़ को पास कर रही है तो आर्टिकल 368 का प्रावधान नहीं होता है और इसी वजह से उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या प्योर, जब भी साधारण बहुमत से संसद किसी चीज़ को पास करेगी तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हमने बताया, इसके बाद हमने बताया तुम लोगों को धर आयोग, बताया था धर कमीशन के बारे में। तो देखो हमारे देश में नए राज्य का गठन कैसे किया जा सकता है इसकी पूरी व्याख्या आर्टिकल 3 में दी गई है। तो आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैसे होगा, ठीक है ना। तो हमने बताया है कि साधारण बहुमत से, ठीक है, संसद किसी भी 2 राज्यों के एरिया को मिला के, 2 या 2 से अधिक राज्यों के एरिया को मिला के, किसी की बाउंड्री को बढ़ा के, किसी की बाउंड्री को घटा के, किसी की सीमा में परिवर्तन करके और किसी के नाम में परिवर्तन करके, इन 5 तरीकों से नया राज्य बना सकती, ठीक है। और इसके लिए साधारण बहुमत से संसद पारित करती है बिल को, ठीक है। उसके लिए करता क्या है, राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति की, हाँ, राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति लेनी होती है। स्वीकृति वर्ड नहीं ध्यान आ रहा था। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको भेजा जाता है मैक्सिमम 1 साल के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे पहले अगर संसद चाहे तो पारित नहीं कर सकती उस बिल को जो नया राज्य बनाने के लिए भेजा गया। तो संबंधित राज्यों के पास भेजा तो जाता है लेकिन उनकी बिना सहमति के भी नया राज्य बनाया जा सकता है, उस राज्य को कई राज्यों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कुछ भी कर नहीं सकता, वो अपने कुछ संशोधन प्रस्तुत तो कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं संसद उनको माने ही, ठीक है ना। संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी भी संशोधन को मानती है या फिर नहीं मानती। यहाँ तक हमने बात कर ली थी आर्टिकल 4 तक। अब आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का गठन कैसे होगा वो हमने बताया तुम लोगों को कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में 4 तरह के क्षेत्र थे भारतीय टेरिटरी में। क्षेत्र ए, बी, सी और डी। जो टेरिटरी ए थे, जो पार्ट ए के स्टेट्स थे, उनमें तुम्हारे संविधान सभाएं आती थी, स्टेट्स आते थे। कितने थे? 9 थे कि नहीं थे? उसका क्षेत्र बी में तुम्हारे बड़े प्रिंसली स्टेट्स आते थे। क्या आते थे? बड़े प्रिंसली स्टेट, और इनकी संख्या भी 9 थी। क्षेत्र सी में कौन से आते थे? जो छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको बाद में हमने यूटीज के रूप में शामिल भी कर लिया, इसमें 10 आते थे। और क्षेत्र बी में, क्षेत्र डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और वे क्षेत्र जिनको अर्जित किया गया वो आते थे। एक्वायर्ड टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरी पढ़ चुके हैं पहले ही, रिवीजन कर सकते हो वीडियोस। तो इस तरह के 4 क्षेत्रों में भारत बटा हुआ था। लेकिन जब 1953 में
पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात उनकी मांग थी कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा आधार पर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अनशन करने के 63वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 1953 में आंध्र प्रदेश पहली बार भाषा आधार पर स्टेट बना, है ना। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक टर्म्स से बना हुआ था, ठीक है, भाषा आधार पर। लेकिन क्या इससे पहले कोई जांच नहीं की गई थी क्या राज्यों के निर्माण की गई थी। इसके लिए 1948 में सबसे पहले धर कमीशन का गठन किया गया था। किसका? धर कमीशन का, धर आयोग का। धर आयोग ने बताया नहीं, भाषाई आधार पर नया राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, इससे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और भारत इस प्रकार कई राज्यों में बंट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसी के बाद इस पे फिर से एक जेवीपी कमेटी बनाई गई उसी साल। ये कमेटी थी, वो कमीशन था। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, तीनों ही केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है ना। और तीनों की अध्यक्षता, मतलब तीनों के द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया। 3 लोग थे शामिल। इन लोगों ने मना कर दिया कि भाषा आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई तो 1953 में आंध्र प्रदेश तो निर्मित कर दिया गया, ठीक है। और उसी समय 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। हमने बताया जिसके हेड फजल अली थे। इसी कमीशन को लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कमीशन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कमीशन भी बोलते थे, ठीक है ना, क्योंकि भाषा आधार पर निर्माण करना था। तो इसके जो हेड थे उनका नाम था फजल अली, दूसरे थे KM पडिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इस कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी कि 55 में रिपोर्ट सौंपी और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। और इसके पहले इस प्रकार की कैटेगरी के स्टेट्स थे, राज्य थे, 4 तरह के क्षेत्र थे भारत में। ये हम पढ़ा ही चुके तुम लोग को। ये पार्ट 6 का हिस्सा थे संविधान के, ये संविधान के भाग 7 में, ये भाग 8 में और ये भाग 9 में, ठीक है ना। फिर बाद में इनको इसमें शामिल कर लिया गया, 7 को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, कुछ स्टेट्स यहाँ दे दिए गए, कुछ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, ठीक है, फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी या फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तीनों ही नाम बोल सकते हो, ठीक है ना। जो भी किसी कमीशन को, किसी कमेटी को हेड करते हैं, उनके नाम पर भी उस कमीशन कमेटी का नाम बोला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इस तरह के एरिया को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, ठीक है ना। और इस प्रकार से लगातार बढ़ते बढ़ते अब हमारे पास 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से कौन सा राज्य कब बना, ठीक है ना, ये हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोगों को। फिलहाल इसमें किसी कुछ नोट करना हो तो बताओ, नहीं करना तो आगे बढ़ें, ठीक है, इसको रफ करते हैं हम फिर। तो देखो, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य बना भाषाई आधार पर। अब एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि भाषाई आधार पर राज्य बनने की सिफारिश कर तो दी थी फजल अली आयोग ने या राज्य पुनर्गठन आयोग ने, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि यही एक पैरामीटर है राज्य बनने का, और भी कई पैरामीटर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषाई आधार पर ही राज्य बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छे से ध्यान दो हम जो बता रहे हैं। तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ।
उसके बाद 1956 में तुम्हारे केरल का निर्माण हुआ। इंग्लिश में तो नहीं लिखना है किसी को, चलो हम इंग्लिश में लिख देते हैं, और साथ में जिसको लिखना हो लिख लेना। अब प्रदेश तुम लिख लोगे, ठीक है, लेकिन तुम लोग तो मूर्ख हो। केरल और कर्नाटक, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि केरल तुम्हारा त्रावणकोर और कोचीन के एरिया को मिला के बनाया गया था। ये बहुत इतना पूछा नहीं जाता है, ये सिविल सर्विस का है एक तरह से, ठीक है ना, लेकिन बता दे रहे हैं हम, वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। तो त्रावणकोर और कोचीन के एरिया को मिला के केरल का निर्माण किया गया। मैसूर जो उस समय राज्य था उससे कर्नाटक का निर्माण किया गया, लेकिन तब नाम कर्नाटक नहीं रखा गया था, नाम मैसूर ही था। 1973 में इसको कर्नाटक नाम दिया गया। ये नाम कब मिला इसको? 1973 में, ठीक है। उसके बाद 1960 में 1 मई को बॉम्बे को 2 राज्यों में बांट दिया गया, ठीक है ना। बॉम्बे को 2 राज्यों में बांट दिया गया। बॉम्बे उस समय बहुत बड़ा एरिया था, मुंबई से मत समझो उसको। तो जब बॉम्बे को बांटा गया तो पहला जो राज्य बना उसको बोला गया महाराष्ट्र। और जो दूसरा बना उसको गुजरात। हाँ, गुजरात किससे अलग हुआ? महाराष्ट्र से। पहले ये दोनों एरिया किस में आते थे? बॉम्बे में। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? 1960 तक। उसके बाद 1963 में नागालैंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। कब? 1963 में। अब जो हम नहीं लिखाएंगे यहाँ पर वो मतलब वो पहले से राज्य थे। जैसे हम राजस्थान नहीं लिखाएंगे, बिहार नहीं लिखाएंगे, असम नहीं लिखाएंगे, इसका मतलब वो पहले से एग्जिस्ट करते थे। कब? जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन के रिपोर्ट सौंपने के बाद ये राज्य बने हैं, ये लिखा रहे हैं। जो इनके अलावा बचेंगे 28 राज्यों में वो पहले ही बन चुके हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 1963 में किसका निर्माण किया गया? नागालैंड का। उसके बाद 1966 में किसका निर्माण किया गया है? 66 में ध्यान रखना तुम्हारा हरियाणा निर्माण किया गया। भाई पंजाब और हरियाणा पहले दोनों एक ही राज्य थे, ठीक है ना। और ये पेप्सू के तहत आते थे, इसके लिए लाया गया एक पेप्सू बिल, PEPSU, है ना, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब इसमें संशोधन किया गया 1966 में, तो हरियाणा को कार्व आउट कर लिया गया, हरियाणा को वहाँ से निकाल लिया गया। तो पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, और जो बीच का जो राज्य था, क्षेत्र था, उसका टेरिटरी था, जिसको चंडीगढ़ बोलते थे, उसको UT बना दिया गया उस समय, यूनियन टेरिटरी, है ना, संघ शासित प्रदेश। तो 1966 में क्या क्या? पंजाब, हरियाणा, और चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आए। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई तुम लोग? कौन? चंडीगढ़, ये अस्तित्व में आए। कब? 1966 में। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद 1970 में हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। इसके पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था। हिमाचल प्रदेश से पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी। और कहाँ आता था? ये कैटेगरी C, जो क्षेत्र C के एरियाज थे उनका हिस्सा था। हमने लिखाया, देखना सही से पढ़ना। लेकिन अब इसको क्या बना दिया? फुल फ्लेज्ड स्टेट की उपाधि दे दी गई, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इसको। कब? 1970 में, ठीक है ना। इसके बाद 1972 में, 1972 में तुम्हारे मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा ये अस्तित्व में है। जब मेघालय तुम्हारा बनाया गया, ये असम के एरिया से काट के बनाया गया था, लेकिन असम के अधीन था ये। बड़ी बात ये थी,
इसको असम से अलग तो किया गया मेघालय को, लेकिन असम का एरिया ही था, तो इसको को स्टेट की उपाधि दी गई उस समय। असम का ये को स्टेट था, सह राज्य। कब ये चीज़ कब की गई? 22वें संविधान संशोधन से 1969 में। कब की गई? 22वें संविधान संशोधन से 1969 में। लेकिन 1971 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया। तो इसका जो एक्ट आया था वो 1971 में आया था, लेकिन ये राज्य कब बना? 1972 में। ऐसे ही ध्यान रखना, जो तुम्हारा नागालैंड है इसका जो एक्ट आया था वो 1962 में पास हुआ था, लेकिन इसको बनाया कब गया राज्य? 1963 में। तो बुक में तुम्हारा 63 ही मिलेगा और 62 भी मिलेगा, तुम्हें टिक क्या करना है? 63। एक्ट कब पारित हुआ? 62 में। आया कब? ये बना कब? 63 में। इसी प्रकार से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का एक्ट कब पास हुआ? 1971 में, लेकिन ये राज्य कब बने? 1972 में। इसमें से भी मेघालय जो था वो असम से निकाला गया था 22वें संविधान संशोधन से 1969 में। अगर तुम्हें अच्छे से लिखना है, राइट डाउन करना कॉपी पे, तो इसको यहीं लिख लेना, जगह यहाँ जरूर छोड़ देना और वीडियो को दोबारा देखना और तब लिखना जाके इसको, ठीक है? यहाँ हम टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। मणिपुर और त्रिपुरा को बाद बाध्य बनाया गया कब? 1971 में। तो 1971 में तीनों को हमने क्या बना दिया? पूर्ण राज्य, ठीक है ना? इसमें से मेघालय असम से निकाला गया था। बात समझ में आई कि नहीं बात? अच्छा, इन तीनों को जो संशोधित करके हमने राज्य बनाया तो उसको बोलते थे ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या बोलते थे? ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ईस्टर्न बोले तो पूर्वी, तो पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1971 में इनको राज्य की उपाधि दी गई और 1972 में ये राज्य की तरह वर्क करने लगे। उसके बाद 1972 के बाद तुम्हारा क्या आया? 1975, 76 लिखते हैं। 1976 हमारा सिक्किम आया। कौन आया? सिक्किम। बोलोगे भाई? सिक्किम आया। सिक्किम की कहानी तुम लोगों को पता है ही है। सिक्किम को पहले हमने 35वें संविधान संशोधन से 1975 में हमने आर्टिकल 2A जोड़ा, संविधान में हमने आर्टिकल 2A जोड़ा और सिक्किम को एक सह राज्य की दर्जा दे दिया। लेकिन 1976 में इसको पूरी तरह से राज्य बना दिया गया और उसके लिए हमने क्या किया? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 2A को हमने रिमूव कर दिया, एबॉलिश कर दिया संविधान से, और हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद 1986 में पहुंच गए हम लोग बढ़ते बढ़ते। 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश लिख लोगे? अब प्रदेश लिख लेना अपना मूर्खों, सिक्किम पता ही है। मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है? इसके बाद हमने बताया था जैसे कि 1987 में हमने गोवा, ठीक है ना? हिंदी में गोवा, इंग्लिश में GOA, इसको हमने राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है ना? मेरी बात समझ आई सभी की? नहीं किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो गोवा था पहले ये दमन दीव और, चलो ठीक, वो कहानी बाद में रखते हैं, फिलहाल गोवा को ध्यान रखो, ठीक है ना? 1987 में। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं? 2 मिनट के अंदर नोट कर लो, इसको सही कर लेना भाई। 35वां कब हुआ था? 74 में, और 36वां 75 में। भावनाओं समझो यार, ठीक है ना? हाँ सही कर लो ना, ठीक है ना? 75 कर लेना, इसलिए गलत हो गए सारे, ठीक है? 75 में हुआ था, 1975 में। अरे सभी लोगों ने सही कर लिया ना भाई? 1975 में सिक्किम बना था ना? 35वें संविधान संशोधन से 1974 में सह राज्य और 36वें संविधान संशोधन से 1975 में पूर्ण राज्य, ठीक है ना? आर्टिकल 2A से शामिल किया था और इससे आर्टिकल 2A को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है? इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? चलो इसको लिखना हो लिख लेना, आगे देखते हैं। इसके बाद सन 2000, तारीख थी 1 नवंबर, तारीख थी 9 नवंबर और तारीख थी 15 नवंबर। तो क्या हुआ इन तारीखों पे? 1 नवंबर को
मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। छत्तीसगढ़ लिख लोगे ना। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। उत्तराखंड कैसे बनाया गया था? उत्तर प्रदेश से निकालकर। और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। किससे निकाल के? बिहार से। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? तो 2000 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड राज्य को अलग किया गया। ठीक है। इसके बाद 2 जून 2014, 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश राज्य से फिर से, अभी तक आंध्र प्रदेश बना था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। क्या बनाया गया? तेलंगाना। सभी को समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो 2 नए चीज़ें बनाई गई, नए क्षेत्र बनाए गए। एक का नाम था JNK और दूसरे का था लद्दाख। ठीक है ना। और दोनों को क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। अब 31 अक्टूबर 2019 को ये बन गए यूनियन टेरिटरी, लेकिन ये पारित कब हुआ था बिल? देखो 5 अगस्त 2019 को लोकसभा से, 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा से और 10 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने साइन किए थे। ठीक है ना। यह शायद 31 अक्टूबर 2019 को किए थे, मैं ध्यान नहीं। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना तुम लोग। लेकिन इसका बिल 5 अगस्त को पास हुआ था। ठीक है ना। और 6 अगस्त को पास हुआ था दोनों सदनों से। लेकिन बने कब? 31 अक्टूबर 2019। इनकी डेट पूछी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि करंट का भी क्वेश्चन है ये, नहीं है क्या? इसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 क्या किया है? 26 जनवरी 2020 को तुम्हारी एक यूनियन टेरिटरी थी दादरा एवं नगर हवेली। दमन और दीव को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है ना। पहले ही दोनों अलग अलग थे, दमन एवं दीव पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? दमन और दीव का विलय कर दिया गया दादरा एवं नगर हवेली में। किसी को डाउट? दमन एंड दीव लिख लोगे, DIU होता है दीव। ठीक है ना। इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। अब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। नाम क्या है? दादरा एवं नगर हवेली। समझ गया सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक नोट कर लो। सभी लोगों ने नोट कर लिया? किसी का बच गया? किसका बचा? जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। इधर वाला हो गया, इस साइड वाला? ठीक है। देखो अब इसमें हमने कई चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जैसे कई यूनियन टेरिटरी की बात अभी तक नहीं की गई है, जैसे पौंडीचेरी की है ना, उसको हमने पुडुचेरी अब नाम बोलते हैं। हमने दिल्ली की बात नहीं की। ठीक है ना। इन दोनों को, ये दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर खुद की विधानसभाएं भी हैं। ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर राज्यपाल नहीं, यहाँ पे उपराज्यपाल का पद होता है। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ होंगे अब? जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि तीसरा ऐसा एक यूनियन टेरिटरी आया है अब जिसमें खुद की विधानसभा भी है। किसमें? JNK में। लद्दाख में नहीं। इसका फुल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में यही अंतर होता है कि राज्य में सरकार होती है और केंद्र शासित प्रदेश में
पूरा जो गवर्नमेंट पे कंट्रोल होता है वो केंद्र शासित प्रदेश का होता है, सॉरी केंद्र सरकार का होता है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर विधानसभाएं भी हैं, तो प्रशासन की सारी जिम्मेदारी वहाँ किसकी है? वहाँ की सरकार की, ठीक है ना। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। जम्मू कश्मीर और दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, जबकि पुडुचेरी में प्रशासक का, एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है ना। पुडुचेरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे इसमें किरण बेदी। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? हालांकि इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। दिल्ली 1992 में, ठीक है ना, संविधान संशोधन उसके लिए, ये सब चीज़ें बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सीमित रखते हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनो। मार्कर कहाँ गया यार? अब एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? डज सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अच्छा प्रश्न नहीं है, बताओ भाई। कोई भी बाहरी राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या अगर हम भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी को प्रदान कर दें, ठीक है ना, सेशन कर दें, अर्पण कर दें, अर्पित कर दें, तो क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि भाई जब किसी बाहरी राज्य को नया राज्य बनाना होता है, या राज्यों में बंटवारा करना होता है, या उनके नाम में क्षेत्र में परिवर्तन करना होता है, सीमा को घटाना बढ़ाना होता है, तो साधारण बहुमत से होता है और उसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। लेकिन मान लो हम भारतीय राज्य क्षेत्र को, और इसका काम क्या था, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत एक यूनियन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं कि राज्य अपनी मर्जी से अलग हो जाएं, राज्य अपनी मर्जी से अलग हो जाएं। कोई शामिल हो सकता है, हम अपने राज्यों में कोई बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन वो भारतीय राज्य क्षेत्र का पार्ट रहेंगे, हमेशा अलग नहीं होंगे कभी भी। लेकिन जब इस प्रश्न की बात आती है कि भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से को हम किसी को अर्पित करना चाहें, देना चाहें, तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन करें या ना करें? तो जब ये प्रश्न सामने आया तो 1960 में राष्ट्रपति ने, अच्छा ये प्रश्न क्यों सामने आया? 1958 में, 1958 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नाम था फिरोज खान नून। क्या नाम था? फिरोज खान नून। तो उनके बीच में एक समझौता हुआ, एक ट्रीटी हुई, संधि हुई, जिसको नेहरू नून ट्रीटी या नेहरू नून एग्रीमेंट बोलते थे। और इस संधि के तहत भारत को एक पश्चिम बंगाल में छोटा सा एरिया पड़ता था, जिसको बेरूबारी यूनियन बोलते थे। क्या बोलते थे? बेरूबारी। ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करना था, पाकिस्तान को सीट करना था, पाकिस्तान को इसका सेशन देना था, अर्पित करना था उसको। तो उसमें इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत विरोध हुआ कि भारत का संगठन ही इस प्रकार का है कि भारत बढ़े ही हमेशा, घटे कभी ना। समझ रहे हो? हम यूनियन है, एक फेडरल नहीं है कि जब कोई आया शामिल हो गए, जब मनाया निकल गया। तो इसमें जब बहुत विरोध हुआ तो 1960 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर निर्णय मांगा। वो आर्टिकल 143 के तहत मांगा जाता है उसको, राष्ट्रपति मांग सकते हैं उस पर, ठीक है ना। वो राष्ट्रपति मतलब मांगते हैं उनसे जानकारी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या किया जाए इस मैटर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन टेरिटरी भारत में मतलब राज्य शामिल तो हो सकता है, भारतीय राज्यों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन किसी भी दूसरे देश को भारतीय क्षेत्र का हिस्सा दे रहे हैं तो इससे भारतीय राज्य क्षेत्र छोटा हो रहा है, ठीक है ना, बढ़ नहीं रहा है, छोटा हो रहा है। और इसके लिए
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर नवा संविधान संशोधन किया गया 1960 में। कौन सा? नवा संविधान संशोधन 1960 में, क्योंकि ऐसे नहीं दिया जा सकता था, सीधे सेशन कर दिया, सीधे सीट कर दिया पाकिस्तान को। तो उसके लिए फिर कांग्रेस सरकार ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ठीक है, कब? 1960 में। और इस बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान प्रोवाइड कर दिया। तो ध्यान रखो, जब भी किसी चीज़ को अर्पित करना हो किसी क्षेत्र को भारत के, तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। बात समझ आई कि नहीं? इसमें आगे बहुत सारी चर्चाएं हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ का विषय नहीं। एक हमने बता दिया, इसको ध्यान समझ लो, लिखना हो तो लिख लो, हालांकि लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको पढ़ते जरूर रहना। ठीक है, वीडियो देखोगे कुछ ऐसा जरूर बता दिया करें तुम लोग वीडियो देखो, इससे कुछ ऐसा बता दिया करें जिससे तुम लोग वीडियो देखो। इसको लिखाएंगे नहीं अभी हम, अब जाके वीडियो देखना, वीडियो में जरूर होगा ये, है ना। लिखना हो तो लिख लेना, यहाँ से हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखो, प्रिपेयर करो। तो यहाँ तक सभी समझ में आ गया। ये हो गया भाग 1 की बात। अब बहुत सारे तरीके, बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे 2011 में मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश के साथ हम 119वां संविधान संशोधन बिल लेके आए। 119वां संविधान संशोधन बिल, उसमें था क्या था कि स्वतंत्रता के समय जब भारत बांग्लादेश बने, जब बांग्लादेश बना एक्चुअल में इनफैक्ट, तो उसमें कई ऐसे गांव थे जो भारतीय क्षेत्र थे, लेकिन चले कहाँ गए? बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ डेल्टा पड़ता है, तो छोटे छोटे एरिया बने हुए हैं। तो बांग्लादेशी वहाँ पे जो मुस्लिम ज़्यादा बहुल आबादी जो थी वो इंडिया में आ गए, और जबकि थे वो बांग्लादेश के लोग, और भारत के कुछ वहाँ चले गए। तो ऐसे करीब करीब 100 गांव भारत ने उनको, नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर उनको 2015 की बात है शायद, उनको प्रदान कर दिए, और वहाँ के थे यहाँ आ गए। ठीक है ना। अब इसके लिए संविधान संशोधन करना था, इसीलिए बिल लेके आए हम, 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। बात समझ आई मेरी कि नहीं? भूलोगे तो नहीं। ऐसे श्रीलंका को हमने एक द्वीप दिया, ठीक है ना। द्वीप का नाम था शायद, रुको मुझे देखने दो, ध्यान नहीं में, हाँ, नाम था कच्छ थीवू आइलैंड। क्या नाम था? कच्छ थीवू आइलैंड। वो हमने श्रीलंका प्रोवाइड किया 1974 में, 76 में। ठीक है ना। तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है ना। तो सेशन अगर करना है, किसी को अपने राज्य का हिस्सा देना है, क्षेत्र का, भारतीय राज्य क्षेत्र का, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा। और ये फैसला कब सुनाया गया? 1960 में बेरूबारी यूनियन के केस में। तो समझ जाओगे बेरूबारी यूनियन केस क्या था, भूलोगे तो नहीं मूर्खों। चलो ठीक है, यहाँ तक तैयार करो सभी लोग। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 2, नागरिकता। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे इसके बारे में। नागरिकता इंग्लिश में सिटीजनशिप। तो नागरिकता में हमारे अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक कवर कौन करता है? भाग 2। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 7 इसमें अनुच्छेद आते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ कि भारत में जो नागरिकता का प्रकार है वो सिंगल है। कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। कैसे चलती है? सिंगल सिटीजनशिप, अर्थात एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता की का विचार जो है, ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। कहाँ से अडॉप्ट किया था? ब्रिटेन से। हमारे यहाँ यूएसए की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यूएसए में क्या होता है कि कोई व्यक्ति, वो अगर कैलिफोर्निया प्रांत का रहने वाला है तो कैलिफोर्निया का नागरिक भी है और यूएसए का भी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तुम नहीं बोलोगे मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, तुम उत्तर प्रदेश के निवासी हो, और दैट्स वाई यू मेक योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तुम क्या बनाते हो? निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। अच्छा, एक केस अलग है इसमें, था ऐसा कहा जाए, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो संविधान के तहत आर्टिकल 370 और उसमें भी 35A जो क्लॉज थी आर्टिकल 370 की, उसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को विशेषाधिकार दिया गया कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता होगी। पहले व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक है और उसके बाद भारत का। लेकिन जब हमने संविधान संशोधन किया, ठीक है ना, और सॉरी जम्मू कश्मीर को नया राज्य बनाया है ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला इसके लिए हम, ठीक है ना। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं इसके लिए, ठीक है ना।
करो क्या संविधान संशोधन? नहीं, क्योंकि जो पहले से राज्य मौजूद है उसमें कितना ही परिवर्तन करो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं लाना पड़ता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जाता। तो जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब इसको एबॉलिश कर दिया गया इन दोनों को। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया और 35 से तो हट ही जाएगा, क्योंकि 370 का ही पार्ट क्या था, 35 से। तो 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विशेष प्रावधान देता था कि वहाँ पे नागरिकता कैसी रहेगी, दोहरी। वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, है ना, भारत का नागरिक। वहाँ सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार नहीं चाहे नहीं देगी, वो देते ही नहीं थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन अब जब से ये रिमूव हो गया तो भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। हर व्यक्ति, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो कच्छ का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो तुम्हारे तमिलनाडु का हो, एकल नागरिकता है। व्यक्ति कहाँ का नागरिक है, भारत का, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। तो लोग समझ लेना, बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल फिर भी यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बचा नहीं आज, ज़्यादा हो नहीं पाएगा। मिलते हैं, ठीक है।